जय हिंद, नमस्कार। ऊंची उड़ान में आप सभी का स्वागत है। तो अभी हम बात करेंगे बिहार एसएससी का सेट नंबर 53, जिसमें अभी हम लोग साइंस और मैथ का टोटल 50 क्वेश्चन यहाँ पे कवर करेंगे। इसके बाद एक और वीडियो आप लोग को देखने को मिलेगा जिसमें 50 क्वेश्चन रीजनिंग का रहने वाला है, और इससे पहले का यानी 51 से पहले का 1 से 50 तक का बाकी सर के द्वारा कवर करा दिया जाएगा। तो अभी हम लोग साइंस और मैथ को कवर कर लेते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। 51 से हमारा साइंस शुरू होता है। ये क्या कह रहा है कि बादलों का रंग सफेद दिखाई देना और आकाश का रंग नीला दिखाई देना प्रकाश की किस घटना के कारण होता है? तो ये दोनों के दोनों प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। फर्क यही है कि आकाश का रंग जो नीला दिखता है उसका मुख्य कारण होता है वायुमंडल में, ठीक है, वायुमंडल में छोटे छोटे जो धूल कण होते हैं, धूल कण, इस पे जब प्रकाश पड़ता है ना, तो जिसका तरंग दैर्घ्य कम होता है, जिसका तरंग दैर्घ्य कम होता है वो ज्यादा बिखरता है। ठीक है, ज्यादा बिखरता है। और आपको पता है कि जो बैंगनी हो गया, नीला हो गया, इसका तरंग दैर्घ्य कम है तो ये ज्यादा बिखरते हैं, इसलिए आसमान का रंग नीला दिखाई देता है। लेकिन इसके मामले में थोड़ा सा उल्टा हो जाता है। यहाँ पे जो सफेद बादल होते हैं, यहाँ पे जल की बड़ी बड़ी बूंदें होती हैं। ठीक है, बड़ी बूंदें होती है, साथ में इसमें बर्फ होता है। तो जब इस पे प्रकाश पड़ता है ना, तो बर्फ का जो बर्फ होता है या जो पानी का बूंद होता है, तो प्रकाश के तरंग दैर्घ्य से बड़ा होता है। तो इसलिए समान मात्रा में यहाँ पे समान मात्रा में प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, और सभी रंग के 7 रंग के जो प्रकाश हैं वो एक साथ हमारे पास पहुंचते हैं। तो सातों रंग जब एक साथ एक तरंग दैर्घ्य के होंगे तो उनका रंग तो जाहिर सी बात है सफेद होगा, है ना। तो हमारे पास पहुंचते हैं तो इसलिए ये सफेद दिखते हैं। ठीक है, सफेद दिखते हैं, यही अंतर होता है। अब देखिए, ये जो होता है इसको रेले प्रकीर्णन कहते हैं हम लोग, रेले प्रकीर्णन, और इसको हम लोग मी प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, मी प्रकीर्णन, MIE, मी प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यदि दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच एक मोमबत्ती रख दी जाए तो उससे कितने प्रतिबिंब बनेंगे? ठीक है, कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो प्रतिबिंब बनने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 360/θ -1। ठीक है, और यहाँ पे समानांतर दो समतल समानांतर दर्पण है, तो यहाँ पे थीटा का जो मान होगा ना, थीटा का मान वो हो जाएगा 0। अब 360/0 कर दें -1, तो ये नीचे जब 0 रहता है तो ये अनंत हो जाता है। तो यहाँ पे अनंत -1 होगा, यानी कि ये अनंत ही होगा। तो हमारा सही ऑप्शन डी हो जाता है। अनंत में से -1 करेंगे तो अनंत ही होगा। अब बात ये है कि जितनी बार ये जैसे है ना, दो समानांतर दर्पणों के बीच कुछ भी रखिए तो उसका प्रतिबिंब बनता जाएगा, अनंत बनता है। लेकिन अनंत बनने के क्रम में शुरुआत वाला जो प्रतिबिंब रहता है वो स्पष्ट दिखाई देता है, साफ दिखाई देता है, और जितना बनता जाएगा उतना उसका धुंधला होता चला जाता है। ठीक है, वो प्रतिबिंब धुंधला होता चला जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं। तो जब बर्फ का एक टुकड़ा पानी से भरे बीकर में तैर रहा होता है और वह बर्फ पूरी तरह पिघल जाती है, तो बीकर में पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यहाँ पे पानी का स्तर ना ही बढ़ेगा ना ही घटेगा, वो अपरिवर्तित रहेगा, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। पानी का स्तर समान हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं, जैसे पानी से बर्फ बनता है। पानी से जब बर्फ बनता है तो इसका आयतन थोड़ा सा बढ़ जाता है, 1/10। इसलिए ठंडी के समय में माइनस में टेम्परेचर चला जाता है तो पानी के पाइप पानी के जमने के कारण फट जाते हैं, क्योंकि आयतन वहाँ पे पानी जमता है, बर्फ बनता है, तो वहाँ पे आयतन बढ़ जाता है। अब बात यह है कि बीकर में पानी रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पानी है, अब इसमें बर्फ डालते हैं, तो बर्फ का जो 1/10 हिस्सा रहता है ना, वो ऊपर रहता है। ठीक है, 1/10 हिस्सा ऊपर रहता है। अब जो बढ़ा हुआ हिस्सा रहता है वो ऊपर रहता है। जब गलेगा तो ये तो आयतन भी कम होगा और ये ऊपर वाला हिस्सा पानी में मिल जाएगा, तो इसलिए ना ही बढ़ेगा और ना ही घटेगा, बराबर मात्रा में बना रहता है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कि चमगादड़ रात के अंधेरे में भी बाधाओं से टकराए बिना उड़ सकते हैं। वे किस प्रकार की तरंगों का उपयोग करते हैं? तो ये उपयोग करते हैं पराध्वनिक तरंगों को। ठीक है, अल्ट्रासोनिक तरंगों को, अल्ट्रासोनिक, पराध्वनिक हम जिसे कहते हैं हिंदी में, इसका प्रयोग करते हैं। इसकी आवृत्ति जो होती है वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है।
जो चमगादड़ होता है अपना शिकार ढूंढना हो, शिकार कितना दूर पे है, किस दिशा में गति कर रहा है, इन सब का पता लगाया जा सकता है इसके माध्यम से। जो चमगादड़ होते हैं अपने मुंह से नाक से ये ध्वनि छोड़ते हैं, वो जब शिकार से टकरा के या किसी वस्तु से टकरा के वापस आता है तो इनको उनकी दूरी का एग्जैक्ट पता चल जाता है और किस दिशा में है उसका भी पता चल जाता है ना। तो ये उसका प्रयोग करते हैं। यहाँ पे दिया है इंफ्रासोनिक, इसका प्रयोग खास करके हाथी जो होता है, व्हेल होती है, व्हेल मछली, गेंडा जो होता है ना, ये बातचीत में इसका प्रयोग करते हैं। रेडियो तरंगे ये खास करके रडार वगैरह में प्रयोग में लाया जाता है, रडार हो, टीवी हो, मोबाइल हो, इन सब में है ना। ये सूक्ष्म तरंगे ये खास करके यौवन जैसे माइक्रो यौवन ओवन होता है उसमें प्रयोग में लाया जाता है। आगे देखे तो दिया है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, एक वस्तु जो संतुलन में है पर कोई नेट आघूर्ण नहीं होता है, ये एकदम सही है। कोई वस्तु यदि संतुलन है तो उस पर कोई नेट आघूर्ण नहीं होता है या नेट आघूर्ण 0 होता है, ये करेक्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है कि किसी वस्तु का संवेग सदैव संरक्षित रहता है, तो भैया वस्तु का संवेग सदैव संरक्षित नहीं रहता है। ठीक है, ये तब तक संरक्षित रहता है जब तक इस पे बाह्य बल काम न करे। ठीक है, बाह्य बल काम करता है तो ये संरक्षित नहीं रहता है, तो ये गलत हो जाता है, यहाँ पे सदैव नहीं रहेगा। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा सदैव संरक्षित रहती है तो गतिज ऊर्जा भी सदैव संरक्षित नहीं रहती है, ये भी बदलता रहता है। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस, हम लोग यही जानते हैं ना, यांत्रिक ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। अब ये तो बराबर रहेगा, इसमें से एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। ठीक है, ये घटता बढ़ता रहता है, तो यहाँ सदैव संरक्षित नहीं रहता है। यहाँ कहता कि यांत्रिक ऊर्जा, तो वहां पे थोड़ा संभव भी हो सकता था, तो ये भी गलत है। ऑप्शन ए यहाँ पे केवल एक सही है, तो ए दिया हुआ है डी में। ठीक है, डी में केवल 1 करेक्ट हो जाता है। फिर आगे देखें तो प्रकाश की एक किरण किसी समतल दर्पण पर नहीं, अभिलंब के संदर्भ में 40 के कोण पर आपतित है। ठीक है, प्रकाश की एक किरण किसी समतल दर्पण पर नहीं, अभिलंब के संदर्भ में 40 के कोण पर आपतित है। जब यह किरण दर्पण से परिवर्तित होती है तो इसमें कितना विचलन होगा। ठीक है, कितना विचलन होगा, तो विचलन का एक सूत्र होता है। ठीक है, विचलन का सूत्र जो होता है वो होता है 180 माइनस 100 I प्लस आर। IR जो होता है ना, IR वही IR। जब यहाँ से ये अभिलंब हो गया, प्रकाश यहाँ से आएगी तो ये कोण बनेगा वो I होगा, और जो परावर्तित होगा ये R हो जाता है ना, ये R हो जाता है। तो इसी IR की बात हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो 180, और यहाँ पे आपतन जो है, ठीक है, अभिलंब के संदर्भ में जो आपतित कोण है वो 40 है, तो 40 और 40 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा, तो माइनस 80 कर देंगे तो कितना बचा, 100। ठीक है, ये 180 है, 180 माइनस 80 कर देंगे तो 100 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। फिर आगे देखें तो आगे कह रहा है यदि किसी प्रेक्षण में अल्फा बीटा गामा विकिरणों की ऊर्जाएं समान हो तो किसी दिए गए माध्यम में उनकी भेदन क्षमता का सही बढ़ता हुआ क्रम क्या होगा। भेदन क्षमता का क्रम पूछ रहा है। ठीक है, भेदन क्षमता, तो अल्फा कण जो होती है ना ये बहुत भारी होती है, तो इसकी भेदन क्षमता थोड़ा कम हो जाती है। ये इससे थोड़ा हल्का होता है तो इससे थोड़ा सा ज्यादा इसका भेदन क्षमता होता है। इसमें तो कोई द्रव्यमान ही नहीं होता, ये द्रव्यहीन और आवेशहीन होता है। ठीक है, तो इसकी भेदन क्षमता इससे 10,000 गुना ज्यादा होता है, ध्यान रखिएगा, अल्फा से 10,000 गुना ज्यादा होता है। यहाँ पे सही ऑप्शन यही हो जाएगा, अल्फा बीटा और गामा। ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। आगे देखें तो भारत के गगनयान मिशन के तहत अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की निचली कक्षा लो अर्थ ऑर्बिट LEO में भेजा जाएगा। भौतिकी के अनुसार LEO लो अर्थ ऑर्बिट की ऊंचाई पृथ्वी की सतह से लगभग कितनी होती है। ठीक है, ये ऊंचाई जो होती है वो 200 से लेके 400 किलोमीटर के बीच होता है। ठीक है, यहाँ पे लोगों को भेजने का प्लानिंग जो बन रहा है वो 400 से ऊपर नहीं, यहीं तक सुरक्षित माना गया है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये तो बहुत कम हो जाता है, तो ये तो नहीं होगा। ये तो 36,000 किलोमीटर पे भू स्थिर जो ग्रह होते हैं उनको रखा जाता है। भू स्थिर जो ग्रह होते हैं
जो 24 घंटा में 24 आवर में अपना एक परिक्रमा पूरा करते हैं, यानी पृथ्वी के साथ ही वो परिक्रमा कर रहे होते हैं। ये तो हो गया MEO, मीडियम अर्थ ऑर्बिट, ठीक है, मीडियम अर्थ ऑर्बिट। इसमें जो GPS वगैरह होता है वो लगाया जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा सही ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, सही बी हो जाएगा। आगे देखें, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसे हम इसरो के नाम से जानते हैं, का स्पेसएक्स मिशन चर्चा में था। यह भौतिकी या अंतरिक्ष विज्ञान के किस महत्वपूर्ण अनुप्रयोग से संबंधित है? स्पेसएक्स किससे संबंधित है? देखिए इसका फुल फॉर्म होता है स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है, स्पाडेक्स जिसे कहते हैं हम लोग। इसका उपयोग मुख्य तौर पे अंतरिक्ष में दो उपग्रहों को आपस में जोड़ने की तकनीकी, एक प्रकार से तकनीकी है, जिसके माध्यम से अगर अंतरिक्ष यात्री को एक जगह से दूसरे में भेजना हो, एक एयरक्राफ्ट से दूसरे में भेजना हो, तो आराम से भेजा जा सकता है। फ्यूल वगैरह भरना, मतलब बहुत कुछ भी करना हो तो ये ज्वाइंट करके किया जा सकता है। इसी तकनीकी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो स्पाडेक्स के नाम से। अंतरिक्ष में दो उपग्रहों को आपस में जोड़ने की एक तकनीकी है। ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट हो जाता है। आगे देखें तो निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व है जिसका उपयोग परमाणु घड़ियों और हाल ही में भारत के गहरे अंतरिक्ष उपग्रहों के समय सटीक गणना के लिए किया जा रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे एक तो रेडियोधर्मी होना चाहिए, दूसरा परमाणु घड़ियों में उपयोग में लाया जाना चाहिए, ठीक है, और ये साथ में अंतरिक्ष उपग्रह है वहां पे सटीक गणना के लिए, हालांकि उसी घड़ी का उपयोग जो किया जाता है उसके लिए कह रहा है। तो ये हो जाता है CGM, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। CGM 133 जो होता है ये यहाँ पे प्रयोग में लाया जाएगा, ठीक है। यूरेनियम तो हालांकि यहाँ पे प्रयोग में नहीं लाया जाएगा, ये प्रयोग में लाया जाता है जो रिएक्टर होते हैं, परमाणु रिएक्टर, यहाँ पे प्रयोग में लाया जाता है ईंधन के रूप में, प्राथमिक ईंधन के रूप में यहाँ पे प्रयोग में लाया जाता है। रेडियम हालांकि ये भी रेडियोधर्मी तत्व है, लेकिन यहाँ पे घड़ियों में इसका प्रयोग नहीं लाया जाता है ना। इसकी खोज की बात करें तो ये मैडम मैरी क्यूरी, रेडियम की खोज मैरी क्यूरी और उसके पति पियरे क्यूरी के द्वारा किया गया था, ठीक है, पियरे क्यूरी के द्वारा किया गया था। ओके, ये तो परमाणु बम में प्रयोग में लाया जाता है प्लूटोनियम को, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे देखें तो बेकिंग सोडा जिसे खाने का सोडा और वॉशिंग सोडा जिसे धोने का सोडा के नाम से हम लोग जानते हैं का क्रमशः सही रासायनिक नाम क्या है, ठीक है। खाने का सोडा हम लोग इसे जानते हैं NaHCO3, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, बाइकार्बोनेट। और यहाँ दिया है धोने का सोडा वॉशिंग मशीन, जिसे हम लोग सोडियम कार्बोनेट के नाम से जानते हैं, Na2CO3.10H2O, ठीक है, इसे हम लोग सोडियम कार्बोनेट के नाम से जानते हैं, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। और यहाँ पे दिया है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग खास करके संगमरमर में, खड़िया, चाक वगैरह इन सब में किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सही कौन सा हो जाएगा? क्रमशः यहाँ पे दिया है, यानी कि पहले खाने का सोडा यानी बेकिंग सोडा, दूसरा वॉशिंग यानी धोने का सोडा। तो ये कौन सही हो जाता है? तो यहाँ पे सही हो जाएगा बी नंबर, बी करेक्ट हो जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट यहाँ करेक्ट हो जाता है। फिर आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो भोपाल गैस त्रासदी जो 1984 में हुआ था, इसमें किस अत्यधिक जहरीली गैस के रिसाव के कारण हजारों लोगों की जान चली गई थी? तो ये हुआ था 2 से 3 दिसंबर 1984 को। एक फैक्ट्री थी जिसका नाम था यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री। इसी में एक जहरीली गैस जिसका नाम था MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट। नेट ध्यान रखिएगा, कभी कभी तो ऑप्शन में देगा मिथाइल आइसोसाइनाइट, तो साइनाइट नहीं साइनेट ध्यान रखिएगा कभी भी।
तो यही गैस जो था इसका रिसाव हुआ था, जिसके चलते हजारों लोगों की जान चली गई थी, है ना। भोपाल मध्य प्रदेश का वो जगह है, मध्य प्रदेश का भोपाल, जिसे हम भोपाल गैस त्रासदी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जानते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नॉन स्टिक बर्तनों, नॉन स्टिक बर्तनों पर खाना न चिपकने के लिए किस बहुलक की कोटिंग की जाती है? तो ये हो जाता है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन जो होता है ये क्या होता है? तो ये घर्षणहीन होता है, लगभग घर्षणहीन होता है, और घर्षणहीन होने के कारण इस पे तेल हो गया, घी हो गया, डालडा हो गया या कोई सब्जी हो गया, ये जल्दी चिपकता नहीं है, इसलिए बर्तनों के ऊपर टेफ्लॉन लगा दिया जाता है ताकि इस पे कोई खाना वगैरह चिपके नहीं, ठीक है। पीवीसी ये प्लास्टिक वगैरह में प्रयोग में लाए जाते हैं, ये भी एक प्रकार का रेयान रेसा हो जाता है। ये बेकेलाइट जो हैंडल रहता है खास करके कुकर का, उसमें प्रयोग में लाया जाता है, जो एक थर्मोसेट। कह रहा है कि भारत सरकार ने वाहनों में प्रदूषण कम करने के लिए पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाने का लक्ष्य यानी E20 रखा है। इथेनॉल का उत्पादन मुख्य रूप से किस रासायनिक प्रक्रिया द्वारा किया जाता है और इसका सूत्र क्या है? दो चीजें पूछा है, रासायनिक प्रक्रिया, तो रासायनिक प्रक्रिया हो जाती है किण्वन। किण्वन जो होता है हालांकि ये अवायवीय शोषण है, अवायवीय श्वसन है, जो एक ईस्ट के द्वारा किया जाता है, ठीक है, ईस्ट के द्वारा किया जाता है। इसमें क्या होता है ना, इसमें ईस्ट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति यानी अवायवीय श्वसन में क्या होता है ना, ये गन्ने का रस हो गया, धान हो गया, मक्का हो गया, इन सब से बनाया जाता है। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब ईस्ट से इसका फर्मेंटेशन कराया जाता है तो उस दौरान क्या होता है ना, उत्पाद के रूप में एक तो CO2 उत्पादित होता है और दूसरा उत्पादित होता है एल्कोहल। एल्कोहल, अब इसमें क्या होता है, CO2 तो हवा में उड़ जाता है ना, बचता है एल्कोहल। तो कहें तो जो इथेनॉल होता है ना, इथेनॉल ये एक प्रकार का एल्कोहल है, ठीक है, एक प्रकार का एल्कोहल है। जो भारत सरकार के द्वारा पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाने का जो लक्ष्य था वो 2030 तक था, लेकिन उसे घटा के अब गवर्नमेंट के द्वारा 2025-26 कर दिया गया है ना। तो अभी यूज होने लगा है, हालांकि बहुत सा शिकायत आ रहा है, ये करंट का मुद्दा हो जाता है आजकल के डेट में, है ना। इसका बहुत शिकायत आ रहा है मार्केट में कि इसके चलते गाड़ियाँ खराब हो जा रही हैं, है ना। तो नितिन गडकरी का खूब हवा टाइट है इसको लेके। तो चलिए आगे देखते हैं, हमारा सही ऑप्शन यहाँ पे बी ही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ कह रहा है कि एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा है जिसे भारत में इसका सर्वाधिक निष्कर्षण किया जा रहा है? तो एल्यूमिनियम का जो अयस्क होता है वो आप सभी को पता है कि बॉक्साइड होता है। ये हेमेटाइट और मैग्नेटाइट ये आयरन का यानी लोहा का अयस्क होता है, ठीक है। ये हेमेटाइट होता है, ये लाल रंग का होता है, और ये जो मैग्नेटाइट हालांकि ये विद्युत चुंबकीय होता है, विद्युत आवेश इसमें बहुत होते हैं, मैग्नेट, इसलिए तो इसका नाम मैग्नेट पड़ा है, मैग्नेटाइट यानी मैग्नेट इसमें भर भर के रहता है। गैलेना जो है ये शीशा का अयस्क हो जाता है। तो हमारा सही ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि ओजोन परत के संरक्षण और जलवायु परिवर्तन नियंत्रण के संदर्भ में किगाली संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ किगाली दिया है, किगाली किस देश की राजधानी है? तो ये हो जाता है रवांडा की राजधानी, ठीक है। रवांडा की राजधानी में 2016 में एक सम्मेलन हुआ था। वो सम्मेलन जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था 1987 में, उसी का अपडेट करने के लिए ये किया गया था सम्मेलन, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ ना, जैसे कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था तो उसमें बात ये हुआ था कि जो CFC गैस यूज हो रहा है तो उसको बंद करके HFC गैस का यूज किया जाए। लेकिन HFC गैस जो है ना वो ओजोन को तो नुकसान नहीं पहुंचाता है, लेकिन बात करें ग्रीन हाउस गैस के तौर पे तो ये CO2 से 10 गुना ज़्यादा हालांकि ग्रीन हाउस गैस हो जाता है S2, तो ग्रीन हाउस की मात्रा बढ़ा दे रहा है ये। तो इसी पे चर्चा करने के लिए ये वाला सम्मेलन हुआ था, ठीक है, ये किगाली वाला सम्मेलन। तो इसके संबंध में पूछ रहा है, यह ऐतिहासिक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किया गया महत्वपूर्ण संशोधन है, एकदम सही बात है, ठीक है। इसके तहत अत्यंत शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यानी HFC के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से कम करने का संकल्प लिया गया। एकदम हम अभी बताएं कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में क्या हुआ था, तो CFC गैस को बैन कर दिया गया था पूरी तरह, और उसके विकल्प के रूप में यहाँ पे
HFC यानी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यूज करने का हालांकि निर्देश दिया गया था, लेकिन बाद में पाया गया कि ये ग्रीन हाउस गैस के लिए बहुत ही अहम जिम्मेदार है। तो इसका भी उत्सर्जन कम करने के लिए हालांकि ये वाला जो किगाली सम्मेलन हुआ था संशोधन वो हुआ था, तो ये भी सही हो जाता है एक तरह से। ठीक है, तीसरा कह रहा है कि भारत ने इस संशोधन की पुष्टि कर दी और इसे लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो एकदम सही बात है, भारत ने 2021 में इसकी पुष्टि कर दी है और भारत इसे लागू भी करेगा। और भारत का लक्ष्य है 2047 तक जो HFC है ना, HFC इसका 85% हालांकि यूज कम करना है। ठीक है, 2047 तक भारत 85% यूज कम कर देगा इसका, है ना। तो तीनों के तीनों सही हो जाते हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी। फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो कह रहा है निम्नलिखित में से कोशिका के किस अंगक को अर्धस्वायत्त अंगक कहा जाता है, क्योंकि इसके पास अपना DNA और राइबोसोम होता है। ठीक है, DNA रखने का गुण जो होता है ना वो मुख्य तौर पे केंद्रक के पास होता है, केंद्रक। लेकिन केंद्रक के अलावा दो ऐसे अर्ध अंगक हैं, स्वायत्त अंगक हैं, है ना, जो इसको रखते हैं। एक हो जाता है क्या, तो एक हो जाता है यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। एक हो जाता है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो ये तीन ही के पास जो DNA होता है और राइबोसोम होता है। ठीक है, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया, एक क्लोरोप्लास्ट और केंद्रक। तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में केरल और भारत के कुछ अन्य हिस्सों में निपाह वायरस का प्रकोप देखा गया है। ठीक है, इस घातक वायरस का मुख्य प्राकृतिक भंडार कौन सा जीव है, तो ये हो जाता है फ्रूट बैट। फ्रूट बैट, बैट तो पता ही है आपको, चमगादड़ कहते हैं, चमगादड़ को हम लोग बैट कहते हैं, है ना। तो फ्रूट बैट जो फल को खाने वाले चमगादड़ होते हैं उनसे फैलता है। जो निपाह वायरस हैं वो मुख्य तौर पे बैट में पाए जाते हैं। जब बैट फ्रूट को खाता है तो उसमें चले जाते हैं, और उससे इंसान खाता है तो इंसान में चले जाते हैं। इंसान के मरने की जो यहाँ पे परसेंटेज है ना, वो 40 से लेके 70% तक मरीज मर जाते हैं इस मामले में। ठीक है, जंगली सुअर हालांकि ये वाहक हो सकता है। ठीक है, बैट जिस फ्रूट को खाता है या उसे जो जंगली सुअर भी खा ले तो उसमें चला जाएगा, लेकिन ये मुख्य तौर पे इसके पास प्राकृतिक रूप से निपाह वायरस मौजूद नहीं होते हैं। घरेलू चूहा की बात करें तो ये फ्लेग जो वायरस होता है, फ्लेग उसके लिए जिम्मेदार है। कुत्ता जो है ये रेबीज के लिए जिम्मेदार है। रेबीज, कुत्ता के काटने से रेबीज हो जाता है ना। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखा है, कोशिका विभाजन की किस अवस्था में गुणसूत्र स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं और उसकी संरचना का अध्ययन सबसे अच्छे से किया जा सकता है। तो कौन सी अवस्था होती है वो देख लेते हैं। कोशिका विभाजन के 3 प्रकार होते हैं। एक तो असूत्री होता है, ठीक है, दूसरा हो जाता है समसूत्री, समसूत्री, और तीसरा हो जाता है वो अर्धसूत्री, अर्धसूत्री। जो अर्धसूत्री विभाजन होता है ये मात्र और मात्र जनन कोशिका में होता है, और यहाँ इसी की बात हो जा रही है। ठीक है, इसी की बात हो रही है। तो यहाँ पे जो कोशिका विभाजन होता है वो 4 अवस्थाओं में होता है। वो अवस्था हो जाता है एक प्रोफेज, दूसरा मेटाफेज, तीसरा एनाफेज, चौथा टीलोफेज। इसे हम लोग पीमैट के नाम से याद कर लेते हैं, पीमैट। ठीक है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ठीक है, पीमैट से याद कर सकते हैं, यही है। तो चारों के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ प्रोफेज जो होता है ना, इसमें जो होती है हालांकि गुणसूत्र वो धागा के समान होते हैं, धागा के समान। अभी ये बन रहे होते हैं, बनने के प्रोसेस में होते हैं। उसके बाद मेटाफोज, इसमें जो गुणसूत्र होते हैं वो मोटा हो जाते हैं और स्पष्ट दिखाई देते हैं, स्पष्ट दिखाई देते हैं, और इनकी संरचना जो होती है वो स्पष्ट तरीके से सब कुछ उसमें मौजूद रहता है। ये वाला अवस्था जो होता है ये अध्ययन के लिए सबसे बेस्ट होता है। तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ यही पूछा है, कोशिका विभाजन की किस अवस्था में गुणसूत्र स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, तो ये मेटाफेज हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, और उनकी संरचनात्मक अध्ययन सबसे अच्छे से यहीं पे किया जा सकता है। ठीक है, तो मेटाफेज हो गया। तीसरा फेज में क्या हो जाता है, यहाँ पे गुणसूत्र जो होते हैं, गुणसूत्र का विभाजन होता है। ठीक है, विभाजन शुरू हो जाता है।
विभाजन होके दोनों ध्रुवों के तरफ ऐसे गुणसूत्र एगो इधर चला जाएगा, है ना, ऐसे ऐसे करके, मतलब आधा इधर चला जाएगा आधा इधर, और दोनों दो ध्रुवों की तरफ जाना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे विभाजन होता है एनाफेज में। चौथा होता है टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होता है, तो गुणसूत्र जो होते हैं उनमें केंद्रक बनना स्टार्ट हो जाता है, केंद्रक बनने का काम होता है, ठीक है, केंद्रक बन जाता है। अब दो नए कोशिका का निर्माण हो गया यहाँ पे, है ना, दो नए कोशिका हो गया, तो इनका अलग अलग केंद्रक भी होगा। तो यहाँ पे चौथा वाला फेज पे केंद्रक यहाँ बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे अध्ययन के हिसाब से बी वाला ही यानी मेटाफेज करेक्ट हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं, मानव रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन के एक अणु के साथ ऑक्सीजन के अधिकतम कितने अणु जुड़े रह सकते हैं, तो अधिकतम 4 अणु जुड़े हो सकते हैं, है ना, 4। देखिए जो आरबीसी होता है इसके 4 सह इकाई होते हैं, और 2 सह इकाई होते हैं, और दोनों के पास क्या क्या होता है, 2 अल्फा 2 बीटा मौजूद होते हैं, यानी टोटल मिला के 4 गो, 2 अल्फा 2 बीटा 4 गो हो जाते हैं। और चारों के पास हीम का एक समूह होता है, और हीम जो होते हैं वो ऑक्सीजन, एक हीम एक ऑक्सीजन को रख सकते हैं अपने आप, ऑक्सीजन की एक अणु को अपने पास रख सकते हैं। तो इस तरह से टोटल 4 अणु अपने पास रखा जा सकता है एक आरबीसी के द्वारा, हीमोग्लोबिन के द्वारा, ठीक है। आगे देखते हैं, जब हम अत्यधिक व्यायाम दौड़ भाग में करते हैं तो हमारी मांसपेशियों में ऐंठन होने लगती है। इसका मुख्य कारण क्या होता है, ओके, व्यायाम या दौड़ करते हैं तो इस कंडीशन में क्या होता है ना, हमारे शरीर से अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित होती है, ठीक है। ऊर्जा तो अधिक मात्रा में उत्सर्जित होती है, लेकिन मांसपेशियों में जो श्वसन होता है वो उतना तेजी से नहीं हो पाता है, ठीक है। और जब तेजी से नहीं होगा, तेजी से जब नहीं होगा तो जो हमारे मांसपेशियों में पायरुवेट मौजूद हैं वो लैक्टिक एसिड में बदल जाते हैं, और ये लैक्टिक एसिड जो होता है ये मांसपेशियों में जाके जम जाता है, और मांसपेशियों में जमना शुरू हो जाएगा तो कितना ही तेज जोर लगाइए दौड़ ही नहीं पाइएगा। तो इसीलिए कभी कभी रेस में जाना चाहिए, तो रेस करने शुरुआती दौर में एकदम स्लो दौड़ना चाहिए, ताकि जो इसकी मांसपेशियां होती हैं वो अपना रफ्तार में आ जाए, श्वसन करने के रफ्तार में आ जाए। जब ये श्वसन करने के रफ्तार में आ जाएंगे तो कितना हो तेज दौड़िए, यहाँ पे ये लैक्टिक अम्ल नहीं जमेगा, मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल नहीं जमेगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, ठीक है, बी करेक्ट हो जाता है। फिर आगे देखें तो मानव वृक्क की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन में रक्त का निस्यंदन मुख्य रूप से कहाँ होता है, ठीक है। कई बार पूछता है कि किडनी का कार्यात्मक इकाई किसे कहते हैं, तो इसे नेफ्रॉन कहते हैं, ठीक है, नेफ्रॉन। तो यहाँ पे हेनले का लूप जो होता है ना, ये क्या करता है, ये मूत्र को गाढ़ा करता है, तो ये तो नहीं होगा। यहाँ दिया है बोमन संपुट, ठीक है, बोमन संपुट एकदम करेक्ट हो जाता है। ये नेफ्रॉन के शुरुआती हिस्सों में एक कूप के आकार के होते हैं, कूप के आकार के, ठीक है, कूप के आकार के होते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। संग्राहक नालिका, हालांकि ये पेशाब का संग्रहण करती है, और दूसरा हो जाता है निकटस्थ कुंडलित नलिका। तो ये क्या होता है ना कि ब्लड के साथ बहुत कुछ किडनी में छन जाते हैं, तो छनने के बाद उनमें से जो हालांकि ग्लूकोज हो गया, लैक्टिक अम्ल हो गया, मतलब जो लाभदायक तत्व हैं उसमें का, तो उसे पुनः ऑब्जर्व करने का और शोषण करने का काम यही करता है पीसीटी, ठीक है। तो यहाँ पे बोमुन संपुट एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्राथमिक अभिक्रिया, हरित लवक के किस भाग, प्रकाशीय अभिक्रिया, ठीक है, प्रकाशीय अभिक्रिया। प्रकाश संश्लेषण में 2 अभिक्रियाएं होती हैं, ध्यान रखिएगा। एक होता है डार्क अभिक्रिया, एक होता है लाइट अभिक्रिया, ठीक है, लाइट अभिक्रिया। डार्क अभिक्रिया जो होता है ये स्ट्रोमा में होता है, स्ट्रोमा में यहाँ पे CO2 से ग्लूकोज का निर्माण होता है, ठीक है, CO2 से ग्लूकोज का निर्माण होता है। और लाइट अभिक्रिया जो होता है वो होता है ग्रेना में, ठीक है, ग्रेना में। यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे जल टूट के ऑक्सीजन में परिवर्तित होते हैं, ठीक है, जल टूट के ऑक्सीजन में परिवर्तित होते हैं। ओके, तो यहाँ क्या पूछ रहा है भैया, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय अभिक्रिया
हरित लवक के किस भाग में होता है? तो ये किस में होगा? ग्रेना में होगा। और वहीं डार्क अभिक्रिया यानी अंधकार अभिक्रिया जो होगा वो स्ट्रोमा में होगा। तो यहाँ पे सही ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। डेंगू बुखार के दौरान मानव शरीर में किसकी संख्या में तेजी से गिरावट आती है जिससे आंतरिक रक्तस्राव का खतरा बढ़ जाता है? ठीक है, आंतरिक रक्तस्राव का खतरा बढ़ जाता है। तो डेंगू बुखार जब होगा ना तो हमारा प्लेटलेट्स डाउन होना शुरू हो जाता है। सामान्य मनुष्य में जो प्लेटलेट्स होना चाहिए वो होना चाहिए कम से कम 1.5 लाख से लेके, ठीक है, 4.5 लाख तक, 4.5 लाख तक। लेकिन जब डेंगू बुखार होता है तो यही हो जाता है 80,000, ठीक है, 40,000, 20,000 तक चला आता है। ठीक है, 20,000 तक। तो इंसान ऐसे हो जाता है, एकदम एनर्जी ही नहीं रहेगा उसके पास। तो ये ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि की बात हो रहा है भैया। तो देखो, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो ये सबसे बड़ी ग्रंथि पूछे, ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? यकृत हो जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी, तो ये हो जाता है सबसे बड़ी अंतःस्रावी। ये तो बहिस्रावी हो जाता है, यकृत बहिस्रावी हो जाता है। तो बहिस्रावी में सबसे बड़ी होता है और सभी ग्रंथियों में सबसे बड़ी यही होता है, यकृत। ठीक है, अंतःस्रावी में सबसे बड़ी ग्रंथि होता है वो होता है थायराइड, जो यहाँ पे कूप जैसे इसे पकड़े रहेगा, यहाँ पे यहीं पे है। इससे थायरोक्सिन हार्मोन का स्राव होता है। इंसुलिन की कमी के कारण थायरोक्सिन हार्मोन का असीमित स्राव होने लगता है अधिक मात्रा में, तो गलकंठ हो जाता है, घेंघा रोग। ठीक है, तो ये हो जाता है सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि ये बहुत छोटी होती है, लेकिन सबसे छोटी नहीं होती है। सबसे छोटी जो होती है वो होती है पीनियल ग्रंथि। ठीक है, ये भी एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। ये अंतःस्रावी ग्रंथि हो जाती है पीनियल, और मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि यही है। क्वेश्चन में पूछता है कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन है, तो वहां पे पीनियल नहीं देता है, पीयूष रहेगा। ऑप्शन में पीनियल रहबे नहीं करता है ना, तो हम लोग पीयूष मार के चले आते हैं। लेकिन पीनियल हो तो वही मार के आएंगे, क्योंकि वो सबसे छोटी होती है। ओके, तो यहाँ पे सही ऑप्शन करेक्ट हो गया। देखो, और ये अग्न्याशय दिया है ना, ये दूसरी सबसे बड़ी है सभी ग्रंथियों में, अंतःस्रावी या बहिस्रावी दोनों में। सब दूसरी सबसे बड़ी हो जाती है, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाती है अग्न्याशय। ये मिश्रित ग्रंथि है ना, ये एक मिश्रित ग्रंथि हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 5 क्रमांगत संख्याओं का, अब मैथमेटिक्स आ गया है ना, मैथमेटिक्स। थोड़ा सा हम पानी पी लेते हैं तब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ कह रहा है कि 5 क्रमांगत संख्याओं का योग 240 है। पहली और अंतिम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो भैया देखो, 5 क्रमांगत यानी कि क्रम में होना चाहिए सभी संख्याएं। ठीक है, क्रमांगत होना चाहिए। तो 5 गो है, तो इसका औसत निकालें तो 240/5 कर दें तो 5 चौको 20, 5 8 40, यानी 48 इसका औसत हो जाएगा। जब 48 इसका औसत होगा, एगो तो 47 हो जाएगा क्योंकि क्रमांगत संख्याएं हैं, और एगो 46 हो जाएगा। दूगो इसके आगे हो जाएगा क्योंकि ये औसत है, तो 48 के बाद 49 हो जाता है, एक 50 हो जाता है। 5 संख्याएं हो गई, क्रमांगत हैं। ठीक है, तो 46, 47, 48, 49, 50। इसमें क्या कह रहा है कि पहली और अंतिम संख्या, तो पहला हो गया 46 और अंतिम 50, इनका योगफल ज्ञात करना है। तो कितना हो गया? 6, 5, 4, 9, यानी कि 96 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। 2 घनात्मक संख्याओं का अंतर इतना है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 4 और शेषफल 290 आता है। दी गई संख्याओं में से बड़ी संख्या और इतना का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। यहाँ पे 2 क्वेश्चन एक ही में दे दिया है। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं। देखो, 2 घनात्मक संख्याओं का अंतर इतना है, तो मान लेते हैं बड़ी संख्या x और छोटी संख्या y। ठीक है, तो x में से y घटाएंगे
तो दोनों का अंतर कितना दिया है? 34 22 दिया है ना? 34 22 दिया है। थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, थोड़ा समझिएगा, ठीक है। बड़ी संख्या x है, छोटी संख्या y है, तो वही कह रहा है जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है ना। देखिए भाज्य, यहाँ पे भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष होता है, शेषफल, यही होता है, ठीक है, यही होता है भाज्य। यानी यहां अगर देखिएगा तो कह रहा है कि जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है, तो यहाँ पे बड़ी संख्या हो गई है x, छोटी संख्या हो गई है y, और छोटी संख्या को बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जा रहा है, तो यहाँ पे भाज्य यही होगा ना x, तो ये हो गया x, और यहाँ पे भाजक जो है, भाजक ओ हो जाएगा y, और भागफल यहाँ पे दिया है 4, तो गुणे 4, और प्लस क्या हो गया? शेषफल, तो 290 हो गया, हो गया। तो x बराबर यहाँ पे आ रहा है 4y प्लस 290, ये आ रहा है ना x बराबर, x का मान इतना आ रहा है। अब जरा x का मान इसमें रख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे रख देते हैं, यहाँ पे रख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? देखो x बराबर कितना है? 4y प्लस 290, ये थोड़ा x माइनस वाई, ठीक है, x के जगह पे हम लोग रख लेंगे 4y माइनस प्लस 290 माइनस y बराबर कितना हो जाएगा? 34 22, ठीक है, 34 22। 4y में से एक y घट गया, बचा 3y, और 290 इस इधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 2, 12 में से 9 जाए 3, और यहाँ 3 में से 2 जाए 1, यानी कि यहाँ पे 31 32 आ जाएगा, यही आ रहा है, ठीक है, 31 32, ठीक है, 31 32। तो यहाँ पे 3y बराबर 31 32 आ रहा है, तो 3 से अगर इसको कट कर दें तो कितनी बार में कटेगा? 3 एकम में 3, 3 चौको 12, और 3 चौको 12, 1044, यानी यहाँ y का मान आ गया 1044, ठीक है, y का मान, y बराबर इतना निकल के आ गया। अब y का मान इतना निकल के आ गया, तो x का मान निकालना आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि यहाँ पे रख देंगे y का मान, तो 1044 को यहाँ पे रख देंगे, यानी x माइनस इतना बराबर इतना हो गया ना। ये थोड़ा मिटा देते हैं या यहाँ कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? अगर x माइनस 1044 बराबर 34 22, यही है ना, तो ये माइनस में इधर में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी x बराबर हो जाएगा 4 2 6, ठीक है, और 4 2 6, 4 4 3 1 4, 44 46 आ जा रहा है, ये x का मान है, और वहां y का मान दिया है, ठीक है, ये दिया है। अब देखिए अब यहाँ पे ये सब को मिटा देते हैं, बस हमको वही निकालना था, ठीक है, x और y का मान, x और y का मान। दी गई दो संख्याओं में से बड़ी संख्या और इतना, देखिए दो संख्याएं तो निकाल दिए, एक संख्या x है, एक संख्या y है, तो y भी निकाल दिए हैं और x निकाल दिए हैं। तो कह रहा है कि दी गई दो संख्याओं में से बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या तो x ही है, और इतना का महत्तम समापवर्तक, यानी कि 44 66 और 42 92 का HCF निकालना है। अब HCF निकालना है, तो इसका HCF तो आपको अच्छे से आता होगा निकालना, तो निकाल के देख लीजिएगा। HCF जो आएगा वो 58 आएगा, 58 करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर दिक्कत हो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति अपने बगीचे में इतना आम के पेड़ इस प्रकार लगाता है कि पत्तियों की संख्या प्रत्येक पत्ती में पेड़ों की संख्या के बराबर है। पत्तियों की संख्या ज्ञात करना है, यानी जितना पत्ती है यानी उतना पेड़ है, यानी x अगर पेड़ है तो x ही क्या हो जाएगा? पत्ती हो जाएगा, ठीक है। तो भैया इतना इतना आम के पेड़ हैं, इस प्रकार इतना आम के पेड़ इस प्रकार लगाए हैं, ठीक है, कि पत्तियों की संख्या
प्रत्येक पंक्तियों में पेड़ों की संख्या के बराबर है। तो देखो सीधा ऑप्शन है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 21 0 25। ठीक है, अब ये जिसका स्क्वायर होगा वही आंसर हो जाएगा, तो ये स्क्वायर है सी का। ठीक है, सी का स्क्वायर है और यही आंसर हो जाता है। ठीक है, ये जो है यानी एक्स बराबर 145 यहाँ पे आएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 2000 की राशि को ए बी सी में के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि ए के हिस्से का 1/2 यानी a/2 हो गया, बराबर बी के हिस्से का 1/3 यानी कि b/3, बराबर सी के हिस्से का 1/5 यानी कि c/5 इसको लिख सकते हैं। भाग बराबर है यानी सब आपस में बराबर है। ठीक है, ये सब ए का 1/2, बी का मतलब 1/3। जैसे कि अगर देखो यही कह रहा है ना, ए के हिस्से का a/2, तो ए के हिस्से का 1/2 डायरेक्ट हम ऐसे ही नहीं लिख सकते हैं, एक ए गुणे एक ए ही होगा a/2, तो यानी डायरेक्ट हम लिखते चले गए और सब आपस में बराबर हैं। अब यहाँ पे a रेशियो b रेशियो c करें तो ये हो जाएगा 2:3:5, ये 2 3 5 यही हो जाएगा। अब इतना को इसी रेशियो में बांट देना है। ठीक है, तो ए का हिस्सा कितना होगा, तो टोटल राशि है कितना 2000, 5 3 8 2 10 हिस्सों में बंटना है और 2 हिस्सा इसमें का ए वाला होना है, तो 2 5 और 5 4 यानी 400 यहाँ पे ए का हिस्सा हो जाएगा। ठीक है, ए यानी बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। फिर आगे देखें तो पी और क्यू ने एक व्यवसाय में इतना 5:13 के अनुपात में निवेश किया। ठीक है, क्यू ने 6 महीने के बाद अपनी पूंजी निकाल ली। यदि उन्होंने अपना लाभ इतना इतना के अनुपात में साझा किया तो पी की राशि को कितने समय के लिए समय तक उपयोग की गई है। ठीक है, यहाँ पी है, यहाँ क्यू है। ठीक है, पी क्यू। अब देखो पी और क्यू इसको 5 मानते हैं, 5x इन्वेस्ट किया, ये 13x का इन्वेस्ट किया। ठीक है, 13x इन्वेस्ट किया, या ऐसे ही लिख सकते हैं 5, सीधे सीधे 5 और 13 इतना इन्वेस्ट किया। ठीक है, क्यू ने 6 महीने के बाद अपनी पूंजी निकाल ली, ये 6 महीने तक ही रहा। ठीक है, 6 महीने बाद ये पूंजी निकाल लिया। यदि उन्होंने लाभ को, और ये इसका अभी पता नहीं है तो इसको मान लेते हैं x। ठीक है, अब कह रहा है कि उन्होंने अपने लाभ को 25:26 के अनुपात में साझा किया, तो पी की राशि को कितने समय तक उपयोग की गई थी, तो जो उपयोग किया गया था वो x मान लिए हैं। यहाँ x का मान निकल जाएगा तो आंसर आ जाएगा। अब तिर्यक गुणा करके आंसर निकाल लेते हैं। ठीक है, या यहीं से कट कर देते हैं। तिर्यक गुणा क्या करेंगे, प्लस रहता तब तो तिर्यक गुणा करते हैं, यहाँ पे प्लस है ये नहीं है, काटते हैं। 5 25, ठीक है, 13 दूनी 26 और 2 तिहाई 6 यानी कि 5 तिहाई पर नहीं, यानी x यहाँ पे 15 आ गया, यानी 15 माह यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो यानी कि p जो था p की राशि कितने समय तक इन्वेस्ट रहा, तो 15 महीने तक। ठीक है, 15 महीने तक। आगे देखते हैं, एक मशीन का धातु भाग तांबे, जिंक और सीसा के मिश्रण से इतना इतना के अनुपात में बनाया जाता है। यदि इनमें जिंक का वजन इतना है तो कुल वजन कितना होगा। भैया जिंक कौन है, तो तांबा, जिंक और सीसा, यानी बीच वाला जिंक है, यानी 90 बराबर 6 रेशियो के। तो कुल पूछ रहा है तो कुल को जोड़ देते हैं, 13 6 19 1 20 हो गया। ये 15 6 के 90 और 15 दूनी 30 यानी 300 हो जाएगा। यहाँ पे 300 कहाँ पे, ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन सी में दिया हुआ। फिर आगे देखें तो आगे कह रहा है मजदूरों के 2 टाइप हैं। मजदूर के 2 टाइप हैं। पहले टाइप के मजदूर दूसरे टाइप के मजदूर से 3 गुना ज्यादा कार्यरत हैं। ये फर्स्ट टाइप, ये सेकेंड टाइप। कौन ज्यादा कार्यरत है, तो पहले टाइप के मजदूर दूसरे टाइप के मजदूर से 3 गुना ज्यादा कार्यरत है। यदि ये x कार्य करता है तो उतने समय में ये 3x कर लेते हैं। यही है ना, 3 गुना है। ऐसे भी लिख सकते हैं, x ना लिख के हम लोग 1 और ये 3 के रेशियो में इनकी क्षमता हो गई, क्षमता। ठीक है, क्षमता। अब देखो कह रहा है कि पहले टाइप के 12 मजदूर किसी कार्य को 10 दिन में कर डालते हैं, तो इसी कार्य को पूरा करने के लिए पहले टाइप के 4 मजदूर और दूसरे टाइप के 8 मजदूर को कितना समय लगेगा।
तो देखो भैया, अब यहाँ पे दिया है पहले टाइप के 12 मजदूर 10 घंटे में कर सकते हैं। अब यहाँ पे पहले टाइप दोनों दूसरे टाइप दोनों को शामिल कर दिया है। तब यहाँ पे दो लॉजिक लगाएंगे। अब या तो पहले टाइप के मजदूर को दूसरे टाइप में कन्वर्ट कर दें, या दूसरे टाइप के मजदूर को पहले टाइप में कन्वर्ट कर दें। तो देखो यही करते हैं, ये लिए कि अगर देखो ना तो यहाँ पे जैसे कि पहले टाइप के 4 मजदूर और दूसरे टाइप के 8 मजदूर हैं, तो दूसरे टाइप के मजदूर को पहले टाइप में कन्वर्ट करेंगे ना तो 9 रहता तो कन्वर्ट हो जाता, 3 जोड़ सकते थे पहले में, 3 करके जोड़ सकते थे, लेकिन 8 है तो ये जल्दी कन्वर्ट नहीं होगा, तो ये छोड़ देते हैं। अब क्या करते हैं ना, सीधे दूसरे टाइप के मजदूर को पहले टाइप में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, सॉरी, पहले टाइप के मजदूर को दूसरे टाइप में कन्वर्ट कर देते हैं। अब देखो यहाँ दिया है पहले टाइप के 12 मजदूर किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं, यानी पहले टाइप के 12 मजदूर दूसरे टाइप के 36 गो मजदूर के बराबर कार्य करेंगे, क्योंकि इनकी क्षमता 3 गुना है ना। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं 36 मजदूर 10 घंटे में कार्य करते हैं। ठीक है, कार्य कर डालते हैं। तो अब देखो, अब पहले टाइप के 4 गो मजदूर हैं, तो 4 तिया ये भी 12 हो जाएगा, और 8 गो दूसरे टाइप के हैं तो ये तो 8 गो रहेगा, तो टोटल हो गए 20। यानी 36 मजदूर 10 दिन में करते हैं, 36 मजदूर 10 दिन में करते हैं, तो 20 मजदूर कितने दिन में करेंगे? तो x मान लिए x दिन में करेंगे, तो 10 दूनी 20 और 2 से ये 18 बार में, यानी 18 यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। आगे देखते हैं, यदि 3 नल एक साथ खोले जाते हैं तो एक टंकी 12 घंटे में पूरी तरह भर जाती है। एक नल इसे 10 घंटे में पूरा भर सकता है और दूसरा नल इसे 15 घंटे में पूरा भर सकता है, जबकि तीसरा नल एक निकासी पाइप है। ठीक है, जो टंकी को खाली करता है। जब कोई अन्य पाइप नहीं खुला है तो तीसरा पाइप पूरी भरी हुई टंकी को कितने समय में खाली कर देगा? ठीक है, कितने समय में खाली कर सकता है ये पूछ रहा है। ए कितने समय में? तो ए मतलब एक फर्स्ट वाला को ये मानते हैं, तो ये 10 घंटे में खाली करता है। ठीक है, 10 घंटे में। दूसरे को बी मान लेते हैं, तो ये दूसरा 15 घंटे में। तीसरे को सी मान लेते हैं, तो ये मान लेते हैं x घंटे में, और तीनों मिला के 12 घंटे में, है ना। तो हम इसे ऐसे लिख देते हैं 1/10 प्लस 1/15 और माइनस सी वाला घट यहाँ पे खाली करने वाला है, तो -1/x बराबर 1/12 लिख सकते हैं, क्योंकि तीनों एक टंकी को 12 घंटे में भर देते हैं। ठीक है, तीनों एक साथ खुले हों तो 12 घंटे में टंकी भर जाता है। अब देखो, अब ये इधर चला जाए, ये इधर आ जाए। ठीक है, तो ये इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहीं पे हम लोग एक्सचेंज कर लेते हैं, यानी -1/12 बराबर 1/x। अब x का मान आ गया तो हमारा आंसर आ गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ सी पूछा हुआ है कि तो तीसरा पाइप पूरी तरह, यानी सी वाला पाइप पूरी तरह भरी हुई टंकी को कितने समय में खाली कर सकता है। ठीक है, अब देखो एलसीएम 60 हो जाएगा इसका, 10 छक्के 60 प्लस 15 चौको 60। अब क्या हुआ, और 12 पचे 60 माइनस में हो गया बराबर 1/x। 6 था 10 में से 5 घट जाए, कितना बचेगा? 5, यानी 5/60 बराबर 1/x। 5 से ये 12 बार में, यानी x का मान कितना आ गया? 12 निकल के आ गया। ठीक है, 12 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एक बस क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति आवर, 40 किलोमीटर, 60 किलोमीटर और 120 किलोमीटर की चाल से 12 किलोमीटर की 4 क्रमांगत दूरिया को तय करता है। 12-12 किलोमीटर के 4 गो दूरी है, और सभी दूरी अलग अलग स्पीड से तय करता है। यही कह रहा है, पूरी दूरी पर इनकी औसत चाल ज्ञात करना है। ठीक है, औसत चाल। अब देखो टोटल 12 किलोमीटर की 4 क्रमांगत दूरियां हैं, है ना। तो टोटल दूरी 12 चौको 48 हो गया, और सीधा कर देंगे। एक बस पहले 20 के स्पीड में जाता है, तो 12 किलोमीटर तय करना है, 12/20 कर देंगे, फिर 12/40 कर देंगे, फिर 12/60 कर देंगे, फिर 12/120 कर देंगे।
120 हो गया। ऐसे औसत निकल जाएगा। अब ये 12 चौको 48 यहाँ पे रहेगा, ठीक है 48। थोड़ा और मिनिमम रूप में लिख देते हैं, 4 तिहाई 12, 4 पचे 20, यानी यहाँ 48 बटे, इसे लिख सकते हैं 3/5, और ये 4 तिहाई 12, 4 दहा में 40, प्लस 3/10 प्लस 12 पचे 60, 1/5 प्लस 12 दहा में 120, 1/10। यही हो गया, ठीक है, ये हो गया औसत चाल हम लोग निकाल रहे हैं, है ना। अब देखो नीचे का एलसीएम कर लेते हैं, 5 और 10, 5 10 का एलसीएम 10 ही होगा। तो भैया अब ये 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, ठीक है, ऊपर 48 है अभी, है ना, इसके ऊपर रहेगा, ध्यान रखिएगा। थोड़ा और यहाँ पे लिख लेते हैं 48 बटे, और उसके बाद करते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो आप लोग का। यहाँ पे 10, एलसीएम 10 आया है, ठीक है, और 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, प्लस 10 से कम में 10, यहाँ पे 3 ही रहेगा, फिर 5 दूनी 10, फिर 10 से कम में 10, 6 3 9, 9 2 11 1 12, 12/10 आ रहा है यहाँ पे, 12/10 आ रहा है। तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं ना, जैसे 12/10 आया, 12/10 आया, तो इसे 6/5 भी लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे 48/6/5 कर देंगे। 5 ऊपर चला गया तो ये गुणज हो जाएगा 48 का, 48 गुणे 5/6, तो 6 8 48, 8 5 40, यानी जो एवरेज औसत होगी ना 40 किलोमीटर पर आवर होगी, 40 किलोमीटर पर आवर, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ठीक है, यही है औसत। आगे देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है कि शांत जल में एक नाव की चाल इतना किलोमीटर प्रति घंटा है, वह धारा की विपरीत दिशा में धारा की समान दिशा में लिए गए समय से 3 गुना समय लेता है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी यहाँ पे जो आदमी की चाल है वो है 28/3, ठीक है, 28/3, और मान लेते हैं जो उसका धारा की चाल है, धारा की चाल OI है, तो आदमी की चाल प्लस धारा की चाल इक्वल टू, यहाँ पे वही 28/3 माइनस वाई। देखिए ये धारा के अनुकूल है, ठीक है, और धारा के विपरीत, यहाँ जो कह रहा है वह धारा की विपरीत दिशा में धारा की समान दिशा में लिए गए समय से तिगुना समय लेता है। तो ये विपरीत दिशा हो गया और इसके तिगुना समय ये ले रहा है, ठीक है। तो दोनों इक्वल टू हो गए कि नहीं, बीच में इक्वल टू तभी होगा जब दोनों आपस में बराबर होंगे। तो ये 3 गुना अगर कर देंगे उसके तो बराबर हो गए। अब देखिए इसको सॉल्व कर देंगे, y का मान आ गया, और यहाँ पे पूछा है धारा की चाल ज्ञात कीजिए, तो धारा की चाल ज्ञात हो जाएगा। अब 3 को पहले इसमें गुणा करेंगे, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, तो 3 से 3 कटी, बचा कितना 28 और माइनस 3y। यहाँ पहले से 28/3 प्लस y रखा हुआ है। अब 28 को 3y को इधर लेके जाते हैं माइनस में, जो पहले से एक y है, तो ये हो जाएगा 4y, और ये पहले से 28 इधर है, ठीक है, और 28/3 उधर लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 28/3। अब इसको जोड़ते हैं, 28 84 में से 28 घट जाए 56, 56/3, यानी कि 4y बराबर 56/3 हो गया यहाँ पे, ठीक है, 4y बराबर 56/3 हो गया। 4 से ये 4 कम में 4, 4 चौको 16, इतनी बार में कट गया, यानी y का मान यहाँ पे 14/3 निकल के आया, 14/3, और यही निकालना था हमें। हम लोग यहाँ पे धारा की चाल क्या माने थे y, तो y का मान आ गया 14/3, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ठीक है। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। तो लगातार 3 महीनों में ईंधन की कीमत क्रमशः इतना इतना और इतना घट जाती है, लेकिन चौथे महीने में इतना बढ़ जाती है। ईंधन की मूल कीमत की तुलना में चौथे महीने के अंत में इसकी कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई है, ठीक है। पहले लगातार 3 बार घटता है और चौथी बार बढ़ता है, ठीक है। मान लेते हैं शुरुआत में इसका मूल्य जो था वो 100 था, ठीक है, 100 था, तो 100 में पहले 3 बार घटा है, 15% घटा, यानी 85% बचा, 85/100, एक लाइन में सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। फिर यहाँ 88/100 हो जाएगा, फिर यहाँ 10 है, यानी कि 90/100 हो जाएगा, लेकिन यहाँ बढ़ा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा 25%, यहाँ बढ़ रही है तो 125/100 ये हो जाएगा। अब सब कट पिट करने के बाद यदि 100 से ज्यादा आया तो वृद्धि वाला होगा और 100 से नीचे आया तो हानि वाला होगा। कट करते हैं, ठीक है,
25 चौको 100, 25 पचे 125, यहाँ 0 से 0 कट्टी, ठीक है। यहाँ 5 दूनी 10, और देखो ये 44 बार में, और ये 4 से 11 बार में, ठीक है। और ये 100 से 100 कट्टी, ये 17 पचे 85 और 20 पचे 100, यानी गुणा जाए 17 11 9 का, 17 गुणे 11 गुणे 9 बटे 20 आया, ठीक है, 20 आया। अब कट करेंगे, सबको गुणा करके एक बार कट करते हैं। 17 एकम में 17 के साथ, 17 एकम में 17 का 18, और इसे 9 से गुना करना है, तो 9 सते 63, 63 के 3, 9 अठे 72, 6 78 के 8, 9 एकम में 9 7 16, 1683 बटे 20, ठीक है। 2 जीरो अभी रहने देते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं और बाद में एक उधर अंक से एक और दशमलव बढ़ा देंगे तो जीरो वहां पे एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 2 8 बार में, 4 बार में, 2 एकम में 2, ठीक है, 841, और यहाँ पे 0.5 आ रहा है, ठीक है। एक दशमलव और यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे एक और दशमलव लग जाएगा, यानी कि 84.15 यहाँ पे निकल के आ रहा है। अब 100 में से देखो यहाँ पे 84.15 आ रहा है, यानी हानि हुआ है। पहले हम लोग 100 माने थे, निकल के आया 84.15, कितना हानि हुआ तो 15.85 का, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक दुकानदार 10% छूट देने के बाद 25 वस्तुएं 45 प्रति वस्तु पर बेचता है, ठीक है, और 50% लाभ अर्जित करता है, यदि छूट नहीं दी जाती तो प्राप्त लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ 25 वस्तु से मतलब नहीं है, 10% छूट देने के बाद ये 45 में बेचता है, फिर भी 50% लाभ कमाता है, ठीक है। तो यानी 45 में 50% लाभ है, तो 100 बटे 150 करेंगे तो हमारा सीपी निकल के आ जाएगा, कास्ट प्राइस, ठीक है, क्योंकि इसमें लाभ जुड़ा हुआ है 50%, तो ये 150% के बराबर है, लेकिन हमको 100 निकालना है। तो ये 2 बार में, ये 3 बार में, 3 15 से 15 दूनी 30, यानी सीपी इसका 30 है, 30 है, ठीक है। सीपी इसका 30 है, यानी कास्ट प्राइस 30 है। अब देखो, लेकिन यहाँ एक चीज और दिया है, एक दुकानदार 10% छूट देने के बाद 25 वस्तु 45 प्रति वस्तु पर बेचता है, 45 में बेचता है, ठीक है, छूट देने के बाद 45 में बेचता है। यानी मान लेते हैं वस्तु का मार्क प्राइस x था, इस पे 10% छूट दिया, यानी कि 90/100, तब 45 में बेचा, उसके बाद ना 50% का लाभ हुआ। तो अब देख 0 से 1 0 कट्टी, 9 पचे 45, यानी 10 पचे 50, x का मान 50, यानी इसका मार्क प्राइस जो था ना MP वो 50 था, 50, 10% छूट देने के बाद 45 में बेचा, फिर भी उसे 50% का लाभ हुआ। अब लास्ट में क्या कह रहा है कि यदि छूट नहीं दी जाती, यानी 50 के 50 में बेच देता, ठीक है, यदि छूट नहीं दी जाती तो प्राप्त लाभ का प्रतिशत कितना होता, लाभ का प्रतिशत कितना होता, ये ज्ञात करना है, ठीक है, ये ज्ञात करना है। ओके, चलिए हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब देखो 30 इसका सीपी है, तो सीपी नीचे लिखते हैं। फायदा 20 का हुआ है, 50 में हालांकि मार्क प्राइस है उतना ही बेच रहा है, तो 20 फायदा हुआ, परसेंटेज में चेंज कर देते हैं, कट करेंगे तो ये 66.67 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, 66.67 ऑप्शन सी में दिया हुआ करेक्ट आंसर हो जाता है। फिर आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट कह रहा है एक वॉशिंग मशीन का सूची मूल्य इतना है, इसे एक खुदरा विक्रेता को 25% और 15% की 2 क्रमिक छूट देकर बेचा जाता है। खुदरा विक्रेता ग्राहक को इसके नई सूची मूल्य पर 25% की छूट देने के बाद अपने क्रय मूल्य पर 20% का लाभ अर्जित करना चाहता है, उसे वॉशिंग मशीन का सूची मूल्य कितना रखना चाहिए, ठीक है। देखो भैया, पहले तो मशीन का सूची मूल्य है इतना, उस पर खुदरा विक्रेता इतना छूट पे खरीदता है, तो पहले खरीदा है वो निकाल लेते हैं, 13,200, इस पे 2 गो छूट मिला, एगो 25% यानी 75/100 हो गया, एगो 15% यानी 85/100 हो गया, ठीक है, ठीक है। ये 3 और ये 4, ये 17 और ये हो गया
कितना हो गया, 20 हो गया, ठीक है, 20 हो गया। अब देखो 1 0 से 1 0 कट्टी, ठीक है, 4 दूनी 8, 8 एकम में 8, ये कट जाएगा। 4 से 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 0, इतनी बार में कटा। 4 से 2 से कितनी बार में, तो 2 एकम में 2, ठीक है, 2 एकम में 2, और यहाँ बचा 12, 2 छके 12, 5, 165 आ रहा है। 165 को 3 और 17 से गुणा करते हैं। 165 गुणे 3 गुणे 17 करेंगे, इतना में जो खुदरा ग्राहक है उससे मिला, खुदरा विक्रेता जो है उससे मिला गया, ठीक है। 17 पचे 85 और 17 छके 102 और 8 2 10 के 0, ठीक है, और 17 कम में 17, 11 28 हो गया, ठीक है। अब इसे 3 से गुणा करते हैं। 5 तिहाई 15, 15 ही हो जाएगा। 8 3 के 24, 3 दूनी 6, 2 8, 8,450 रुपया में उसे पड़ा, ठीक है। इसे पड़ा, किसे, जो खुदरा ग्राहक था, इसे 8,415 रुपया में पड़ा। अब देखो इतना में पड़ा। अब यहाँ क्या कह रहा है, खुदरा विक्रेता ग्राहक को 25% की छूट देने के बाद अपने क्रय मूल्य पर 20% का लाभ अर्जित करना चाहता है, ठीक है। तो उसे वॉशिंग मशीन का सूची मूल्य कितना रखना होगा, ठीक है, कितना रखना होगा। तो यहाँ पे एक लॉजिक अपनाएंगे, ये हटा देते हैं, ठीक है। एक लॉजिक मान लेते हैं, खुदरा ग्राहक के द्वारा जो मार्क प्राइस है ना, मार्क प्राइस वो रखा गया x, जो हमारा आंसर लाना है, ठीक है। इस पे 25% छूट देने के बाद इसको 20% का लाभ कमाना है, यही कह रहा है। तो 25% छूट देते हैं, और इतना पे 8,415 पे 120/100 कर देते हैं, ताकि इसमें नाफा ऑलरेडी ऐड हो जाए, है ना। तो हो गया। अब x कट करेंगे, x का मान आ गया, वही आंसर होगा। 100 से 100 कट्टी, ठीक है, और 15 पचे 75, 15 बटे 15 पचे, यहाँ 15 पचे होगा, ठीक है। 15 पचे 75, 15 बटे 120। 5 से ये कितनी बार में कटेगा, तो 5 एकम में 5, और बचा 3, 5 छके 30, और ठीक है, 4 1 5 बटे 40, और 5 तिहाई 15, और गुणे 8, ये तो इससे कट गया। अब गुणे 8 करेंगे। 8 3 के 24 के 4, 8 8 64, 5 7 66 के 6, 8 6 के 48, 6 54 के 4, और 8 एकम में 8 5 13, यानी इतना ये सूची मूल्य अंकित करेगा, ठीक है। सूची मूल्य कितना रखना चाहिए, तो 13,464 रखना चाहिए। 13,464 ऑप्शन बी में दिया हुआ है, और यही करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखें, आगे तो कह रहा है 12 वर्ष में किसी राशि पर प्राप्त साधारण ब्याज मूलधन के 3/5 के बराबर है, तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। तो बहुत ईजी है, ठीक है। इसे 3/5 गुणे 100 बटे 12 वर्ष ना, तो 12 कर देते हैं, 12 कर देते हैं, ठीक है। तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। 3 चौको 12, 5 चौको 20, और 20 पचे 100, 5% एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 5 करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। यदि किसी धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 1000 है, तो ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज आधार पर करने पर समान राशि पर समान दर से समान अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। देखो भैया, धनराशि कोई भी हो उससे मतलब नहीं है। 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 1000 है, ठीक है, यानी 1 वर्ष का 5 है साधारण ब्याज, दूसरे वर्ष का भी उतना ही होगा, है ना। अब इतना ही राशि, उतना ही दर, उतना ही समय का चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। तो चक्रवृद्धि ब्याज पहले साल में तो उतना ही होगा जितना साधारण ब्याज होता है। दूसरे वर्ष ब्याज पे ब्याज लगता है, यानी 500 प्लस 500 पे और ब्याज लगेगा, तो 500 पे 8% कितना हो जाएगा, ये निकाल लेते हैं और जोड़ देते हैं। तो 8 पचे 40, यानी प्लस 40 कर देते हैं। तो ये हो गया 540, है ना। पहले साल 500 और दूसरे साल 540, यानी ये हो जाएगा 1040। 1040 यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ठीक है। ऑप्शन सी में दिया हुआ। 5 क्रमांगत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 12 है। यदि अगली 2 प्राकृतिक संख्याओं को भी
सम्मिलित कर लिया जाए तो 7 संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, 5 क्रमांगत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 12 है। ठीक है, क्रमांगत है तो 12, यानी इससे पहले 2 होगा, इससे पहले बाद में 2 होगा, 11 और 10 होगा। ठीक है, 13 और 14 होगा। ये हो गया बीच वाला, इसका औसत हो गया। ठीक है, अब कह रहा है यदि अगली 2 प्राकृतिक संख्याओं को भी सम्मिलित कर दिया जाए तो 14 के बाद 15 आता है, फिर 16 आता है, ये जोड़ दिए कर लिया जाए तो 7 संख्याओं का औसत क्या होगा। तो जो एकदम बीच में होगा वही औसत हो जाएगा। दोनों तरफ से एक एक हटा देते हैं, फिर एक एक हटाते हैं, फिर एक एक हटाते हैं, बचा कौन 13। 13 औसत इसका हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि 1 वर्ष पहले कृष्णा की आयु उसकी पुत्री कविता की आयु की 4 गुनी थी। ये कब की बात हो रहा है, 1 वर्ष पहले का। ठीक है, ठीक है। 6 वर्ष बाद कृष्णा की आयु उसकी पुत्री की आयु से 12 वर्ष अधिक है। ये कृष्णा है, ये उसकी पुत्री है। 1 वर्ष पहले कह रहा है, ठीक है, 1 वर्ष पहले कृष्णा की आयु उसकी पुत्री की आयु की 4 गुनी थी। तो कृष्णा को मान लेते हैं 4x, पुत्री का x। ठीक है, x। अब क्या कह रहा है, तो 6 वर्ष बाद कृष्णा की आयु उसकी पुत्री की आयु की 12 वर्ष अधिक होगी। 6 और 1 7 वर्ष हो गया है ना। ये 6 वर्ष जो जोड़ रहा है वो 6 वर्ष बाद अब से जोड़ रहा है, और यहाँ जो लिखे हैं ना 1 वर्ष पहले लिखे हैं, तो ये हो गया 7 वर्ष प्लस 7 वर्ष, 7 वर्ष। पुत्री की आयु की 12 वर्ष अधिक होगा, तो अगर पुत्री में 12 वर्ष और जोड़ दें तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा अंक ना। ठीक है, अब x का मान यहाँ पे निकालते हैं। 4x प्लस 7 दिया है इधर, x प्लस 12 7 19 हो गया। ठीक है, ये 4x प्लस 7 दिया है, x उधर गया, 4x में से घट गया, 3x बचा, बराबर 19 माइनस 7 7, यानी कि बचा 12। यानी यहाँ पे 3x बराबर 12 आ रहा है, तो x क्या हो जाएगा, x 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 हो जाएगा। x का मान निकल गया, हमारा आंसर अब आराम से निकल गया। कृष्णा और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 1 साल पहले 4x माने थे और x माने थे, यही था। कृष्णा की उम्र 4x, तो 1 साल पहले 4 चौको 16। अब वर्तमान पूछ रहा है तो 1 वर्ष और इसमें जुड़ जाएगा, इसका 4 प्लस वर्तमान पूछ रहा है, एक और जुड़ जाएगा, यानी कि 17:5 इनका एज हो जाएगा, जो ऑप्शन डी में दिया है। कृष्णा का 17 और बेटी का उसके 5 हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। आगे देखें तो ताश के पत्तों के एक पैकेट से यादृच्छिक रूप से एक कार्ड निकाला जाता है। फेस कार्ड मिलने की प्रायिकता क्या है, फेस कार्ड मिलने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो भैया देखो, फेस गुलाम बेगम बादशाह, ठीक है, गुलाम बेगम बादशाह, यही फेस वाले होते हैं टोटल, और ये 4 करके होते हैं, तो टोटल ये हो गए 12। तो 12 टोटल कार्ड ताश में पत्ता होता है, वो होता है 52। ठीक है, तो प्रायिकता यहाँ पे पूछ रहा है कार्ड, फेस कार्ड मिलने की प्रायिकता, तो कट करते हैं मिनिमम रूप में, 3 चौको 12 और 13 चौको 52, 3/13 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहां दिया है एक लड़के को इतना इतना का मान लिखने के लिए कहा गया, उसने इतना लिख दिया। ठीक है, पावर न लिख के इतना ही लिख दिया। प्राप्त मान और वास्तविक मान के बीच अंतर ज्ञात करना है। ठीक है, प्राप्त मान और वास्तविक मान, वास्तविक मान निकाल लेते हैं। 2 पे पावर 5 है, यानी कि ये हो जाएगा 32, और यहाँ हो जाएगा 8 8 64। इन दोनों को गुणा करते हैं, 4 दूनी 8, ठीक है, 4 तिहाई 12, 6 दूनी 12, 12 12 24 के 4, ठीक है, 6 3 18, 18 और 2 20 हो गया। ये इतना गुणा करने पे आ रहा है, और यहाँ पर वो मान है वास्तविक, हालांकि निकल गया। ठीक है, और प्राप्त मान ये 2582 है और 2048, दोनों में अंतर पूछ रहा है, तो अंतर हो जाएगा 12 में से 8 जाए 4, 7 में से 4 जाए 3, ठीक है, और यहाँ बचेगा 5, तो 5 ही रहेगा, 534 करेक्ट आंसर आ रहा है, जो किसमें है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम के गलत वजन का उपयोग करता है। उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है, उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है, ये निकालना है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं।
तो देखो भैया वैसे 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, 900 ग्राम यूज कर रहा है, यानी 100 ग्राम उडंडी मार रहा है। तो 100 ग्राम 900 पे मार रहा है तो उसका फायदा कितना हो गया ये निकाल लेते हैं। तो 2 जीरो से 2 जीरो कटी, यानी 100/9, यानी कि 100/9 कट करेंगे तो 9 एकम में 9, 9 एकम में 9, 9 एकम में 9 चला गया, यानी कि 11.11 करेक्ट आंसर आ जाएगा। अरे आगे देखें तो एक कारखाने में पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात इतना है, यदि, ठीक है, यदि 10 पुरुष चले जाते हैं, देखो पुरुष और महिला, पुरुष यानी कि मेल और फीमेल, यही हो गया, मेल 5x और फीमेल को मान लेते 3x। अब क्या कह रहा है, यदि 10 पुरुष चले जाते हैं तो -10 कर देते हैं, और कह रहा है कि 10 महिलाएं आ जाती हैं तो +10 कर देते हैं, तब अनुपात कितना हो गया, 1:1 हो गया, यही हुआ ना। अब देखो x का मान निकाल के और यहाँ रख देंगे तो आ जाएगा, ठीक है। ये इसे हम लिख देंगे 5x - 10 बराबर 3x + 10, ठीक है। 3x इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, ये बचेगा 2x, और ये 10 -10 है, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी ये 20 हो जाएगा, कट गया, यानी x का मान आ गया 10, ठीक है, x का मान 10 आ गया। पूछ क्या रहा है, तो कारखाने में कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है, तो कुल कितना था शुरू में, 5 3 8 था, यहाँ भी कर सकते हैं 5x और 3x यानी 8x का मान कितना है 10, यानी कि टोटल हो जाएगा 80। 80 कहाँ पे है भैया, सी में है, सी करेक्ट हो जाता है। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी डेटा का बहुलक उसके माध्य से 12 अधिक है, तो बहुलक उसकी माध्यिका से कितने अधिक है, बहुलक पूछ रहा है उसकी माध्यिका से कितना अलग है, अधिक है, ठीक है। एक फार्मूला आता है, बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य, ठीक है, 2 माध्य। अब देखो यहां शुरू में क्या कह रहा है ना, यदि किसी डेटा का बहुलक उसके माध्य से 12 अधिक है, ठीक है, 12 अधिक है, तो माध्य बराबर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, बहुलक -12, तबियत हो जाएगा ना -12, समझ में आया, ठीक है, माध्य बराबर -12, ठीक है। यहाँ जो कह रहा है ना, अगर माध्य को मानते हैं ये कुछ भी तो ये हो जाएगा, ये इसमें +12 हो जाएगा, लेकिन यहाँ = करना है तो बहुलक में 12 घटाएंगे तब ये तो माध्य के बराबर होगा, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ कह रहा है कि बहुलक उसके माध्य से 12 अधिक है, 12 अधिक है, तो भैया यहाँ पे माध्य के जगह पे हम लोग यही लिख लेते हैं, यही लिख लेते हैं। तो बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2, ठीक है, और यहाँ पे माध्य के जगह पे हम लिख लेंगे बहुलक -12 हो गया, -12। अब -2 है तो यहाँ पे तो हो ही जाएगा 3 माध्यिका -2 बहुलक, और ये माइनस माइनस गुना होके प्लस हो जाएगा, +24 हो जाएगा, ये हो गया 24 हो जाएगा। 3 माध्यिका दिया, इधर बहुलक है, इधर बहुलक है, तो यहाँ बहुलक 3 बहुलक, ठीक है, और ये 2 बहुलक और इधर ला देते, ठीक है, पहले से बहुलक है 2 बहुलक और ला देते हैं, हो गया 3 बहुलक, ठीक है। अब माध्यिका भी इधर ला देते हैं, माध्यिका भी इधर है, इधर ला देते हैं = के, तो ये हो जाएगा -3 माध्यिका बराबर 24, इतना हो गया, ठीक है। अब देखो 3 को कॉमन यहां ले लेंगे, बहुलक माइनस माध्यिका हो जाएगा बराबर 24, ठीक है। 3 से ये 24 8 बार में कट गया। अब हमारा यहाँ क्या आ गया, बहुलक माइनस माध्यिका बराबर 8 आ गया, जो यहाँ पे पूछ रहा है कि बहुलक उसकी माध्यिका से कितना अधिक है, तो बहुलक उसकी माध्यिका से 8 अधिक निकल के आ रहा है, ठीक है। 8 यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन तो 15,000 की धनराशि पर 2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या है? तो ये सिंपल फार्मूला लगा देते हैं, P मूलधन हो गया तो P बराबर D यानी कि डिफरेंस हो गया, अंतर, 2 बार 100 लिख देते हैं यानी 100 स्क्वायर बटे R स्क्वायर, इस पे रख देते हैं P यहाँ पे 15,000 है, ठीक है। D निकालना है, 100 दिया है गुने 100 बटे R स्क्वायर, 10 R है तो 10 दाम में 100 हो गया। अब देखो 100 से 100 कटी, 2 जीरो से 2 जीरो कटी, डिफरेंस कितना निकल के आया? 150। डिफरेंस D बराबर यहाँ पे 150 निकल के आया, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका ज्ञात कीजिए। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका मीडियम ज्ञात कीजिए, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत है? चलिए प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका, प्रथम 10 अभाज्य संख्या लिख लेते हैं, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 हो जाएगा। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गो हो गया। अब देखो माध्यिका, अगर विषम है तो बीच वाला ही आंसर हो जाएगा, लेकिन ये टोटल जोड़ने के बाद सम संग है यानी टोटल 10 है, तो ये तो विषम है तो बीच का 2 गो उठाते हैं, ठीक है। ये बीच का 4 गो इधर छोड़ देते हैं, 4 गो इधर छोड़ देते हैं, इन दोनों को उठाते हैं, 11 प्लस 13 और दोनों को जोड़ के बाई 2 कर दें तो हमारा आंसर आ गया। 11 और 13 24 हो गया, 24 2 से यानी कि 12 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ, ठीक है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ठीक है। एक व्यक्ति एक सोफे को एक निश्चित मूल्य पर बेचता है, यदि वह इस सोफे को इस मूल्य के 60% में बेचे तो उसे 20% की हानि होगी। सोफे को मूल विक्रय मूल्य पर बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा? ये तो बहुत इजी है, देखिए, ठीक है। कह रहा है कि यदि वह इस सोफे को इस मूल्य के 60% पर बेचता है, मानते हैं सोफे का मूल्य 100 रुपया है, अगर 60 में बेचता है तो इसे 20% की हानि होती है, तो इसका सीपी निकालने का सही तरीका है, 20% की हानि भी हो रही है 60 पे बेचने पे, तो 100 बटे 80 कर दें तो सीपी निकल के आ जाएगा, ठीक है। सीपी मतलब कास्ट प्राइस। तो देखो 4 बार में 5 बार में ये 15 15 पचे 75 यानी सीपी इसका 75 है, तब ये तो 60 में बेच रहा है तो उसको 20% का हानि हो रहा है। अब क्या कह रहा है? अब देखो सोफे को मूल विक्रय मूल्य पर, तो मूल कितना माने थे? 100 मूल विक्रय मूल्य पर, सीपी है इसका 75, बेच रहा है 100 पे, 25 का फायदा हुआ तो फायदा ऊपर लिखते हैं, सीपी नीचे लिखते हैं, 75 सीपी है और यहाँ पे परसेंटेज में उसको चेंज कर देते हैं, 25 तिया और 3 से ये 33.33 आ जाता है, तो यहाँ 33 नहीं दिया तो दशमलव के बाद वाला नहीं दिया है तो 33 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से लगता है हम लोग का समाप्त हो गया, ठीक है। चलिए हमारा 51 से लेकर 100 तक का क्वेश्चन समाप्त हो गया, ठीक है। इसके बाद आप लोग को रीजनिंग देखने को मिलेगा। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।